आज हम लोग सेमेस्टर 2 से रिलेटेड एक टॉपिक मनोविज्ञान की विधि मेथड ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे। मेथड ऑफ साइकोलॉजी विधि या विधियां। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग मनोविज्ञान की विधियां क्या होती है, मेथड्स किसको कहते हैं, पहले इस चीज को समझते हैं। हम लोग इस लेक्चर से पहले देख चुके हैं कि विभिन्न संप्रदायों के मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। स्ट्रक्चरलिस्ट संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को मानसिक अनुभूति का विज्ञान कहा है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान कहा है। आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने एक समग्र परिभाषा दिया जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे कि मनोविज्ञान मानसिक अनुभूति या चेतन अनुभूति तथा व्यवहार का विज्ञान है। तो हम लोग किसी भी विषय में जब अध्ययन करते हैं या निरीक्षण करते हैं तो उससे हमको एक आंकड़ा प्राप्त होता है। जब हम लोग अध्ययन करने जाते हैं, प्रयोग करने जाते हैं, तो अध्ययन से संबंधित हम लोग को आंकड़ा इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। तो वो आंकड़ा इकट्ठा जो करते हैं, वो जो तरीका है, वो जो विधि है, उसी विधि को हम लोग कहते हैं मेथड्स। तो मनोविज्ञान में भी कई प्रकार के मेथड्स हैं जिससे कि हम लोग व्यवहार संबंधी आंकड़ों का इकट्ठा करते हैं, या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है उसका हम लोग किस रूप में एक डाटा के फॉर्म में उसको संग्रह करें, इसके लिए हम लोग विधि का उपयोग करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहला विधि जो है उसको देखते हैं। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड मनोविज्ञान में 6 प्रकार की स्कूल है, 6 संप्रदाय। इसमें से सबसे पहला संप्रदाय है वो है स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। संरचनावाद का जन्म विल्हेल्म वुंट के द्वारा किया गया था, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ही बताया था कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान है और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए उन्होंने सबसे पहला एक मनोविज्ञान के लिए प्रयोगशाला खोला था 1879 में। और उन्होंने मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए जो विधि को बताया वह विधि क्या था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतः निरीक्षण विधि या आत्मनिरीक्षण विधि। हालांकि स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना की पूरी तैयारी विल्हेल्म वुंट के द्वारा कर दिया गया था, परंतु स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल का जो संस्थापक है वो विल्हेल्म वुंट नहीं है। उन्हीं का एक स्टूडेंट, विद्यार्थी, जो कि जर्मनी में उसके अंतर्गत अध्ययन करने के बाद वो अमेरिका चले गए और वहां जाकर के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में स्ट्रक्चरलिज्म की स्थापना किया। उनका क्या नाम था, ईबी टिचनर, ठीक है। और उन्होंने भी आत्मनिरीक्षण विधि को मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन का एक उपयुक्त विधि बताया। तो इस विधि में क्या होता है कि व्यक्ति अपने अंदर का निरीक्षण करता है और उस अंदर की बातों को वो सामने रखता है, जिससे कि प्रयोगकर्ता यह समझ पाता है कि उसके अंदर
क्या चल रहा है। हालांकि इस विधि में एक त्रुटि भी है कि व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करते समय कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें जोड़ देता है, जो कि उसके इंट्रोस्पेक्शन मेथड में नहीं चल रहा होता है, मगर वह अपने पूर्व अनुभूति को भी उसमें ऐड कर देता है। तो इसमें एक छोटी सी खामियां है, मगर इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्लिनिकल साइकोलॉजी में ये बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। जब हम मानसिक रूप से विक्षुब्ध व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो किसी व्यक्ति के बारे में आप तभी जान सकते हैं जब वो व्यक्ति अपने बारे में वो स्वयं बताए। तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट हो या साइकेट्रिस्ट हो, वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड का उपयोग करते हैं और उसके अंदर छिपे द्वंद्व को समझने का प्रयास करते हैं। ये हो गया आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण विधि है वह है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड नाम से ही स्पष्ट है, ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना या निरीक्षण करना। इस विधि का जो प्रारंभिक कह सकते हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, उनका नाम था वाटसन, जेबी वाटसन। इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान में हम लोग प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हम लोग को जो आंकड़ा इकट्ठा करना होता है वो किसकी सहायता से होती है, किस विधि की जरूरत पड़ती है, वो है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसको निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि भी कहते हैं। जब व्यक्ति या प्राणी का कोई निरीक्षण करता है या अवलोकन करता है तो उसका भी 3 फॉर्म है, 3 भागों में। एक है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और तीसरा है नेचुरल ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि इसमें अध्ययनकर्ता या प्रयोगकर्ता जब किसी जाति का, किसी समूह का अध्ययन करता है, उससे संबंधित आंकड़ों का इकट्ठा करता है, तो वह उसमें उसके साथ सम्मिलित होकर करता है। एक उदाहरण से आप इसको समझिए कि कोई प्रयोगकर्ता या अध्ययन करता है, वह आदिवासी जनजाति के बारे में अध्ययन करना चाह रहा है, आदिवासी संस्कृति के बारे में अध्ययन करना चाह रहा है। तो उस समय प्रयोगकर्ता क्या करता है इस विधि में कि वह उस समूह के साथ उसके साथ जाके रहने लगता है, उसके तौर तरीके से उसी के बीच जीवन यापन करने लगता है, और उसी समय वह महत्वपूर्ण आंकड़ों का इकट्ठा भी करते जाता है। मतलब उसके साथ ऑन द जॉब ऑफ द जॉब हम लोग पढ़ते हैं, मतलब काम कर रहा और साथ ही साथ डेटा कलेक्शन भी कर रहा है। मतलब उस समूह के साथ रह करके जब प्रयोग करता आंकड़ों का इकट्ठा करता है तो उसको हम लोग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। मतलब उनके साथ रह के ऑब्जर्व कर रहा है। नॉन पार्टिसिपेंट नाम से स्पष्ट है कि इसमें प्रयोगकर्ता समूह के साथ नहीं रहता है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम का चयन करना है, तो क्रिकेट टीम का चयन करते समय हम लोग देखते हैं कि जो चयनकर्ता होते हैं, सिलेक्टर, वो बाहर में बैठे होते हैं और जो खिलाड़ी होते हैं वो अपना खेल करते रहते हैं, और उसी समय वो निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं कि कौन खिलाड़ी कैसा खेल रहा है और उसके अनुसार उसको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। इसमें दोनों में अंतर यही है कि पार्टिसिपेंट में प्रयोगकर्ता उस समूह के साथ सम्मिलित होता है और नॉन पार्टिसिपेंट में प्रयोगकर्ता समूह के साथ सम्मिलित नहीं होता है। उसके बाद आपका नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, इसको नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। यह विधि ज्यादातर पशुओं में लागू होता है या छोटे बच्चों का जब हम अध्ययन करते हैं
तो इस विधि का ज्यादा उपयोग होता है। इसमें क्या होता है कि प्राणी को एक खुले वातावरण में, या कह सकते हैं कि स्वाभाविक वातावरण में प्राणी अपना व्यवहार करते रहता है और प्रयोगकर्ता उसका निरीक्षण करता है। पशुओं के अध्ययन में इस विधि का बहुत उपयोग होता है। हम लोगों ने आगे पढ़ेंगे, देखेंगे पैवलोव है, पैवलोव जिन्होंने डॉग पे अध्ययन किया था और जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा कोहलर है, कोफ्का है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पशुओं पे अध्ययन किया, उसको स्वाभाविक परिवेश में छोड़ करके और उनका ऑब्जर्व किया और उनके अनुसार वो डाटा को इकट्ठा करते हैं। इसको नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा मिला, जिसमें से इस विधि का बहुत ही योगदान है, प्रयोगात्मक विधि। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रयोगात्मक विधि होता क्या, प्रयोग क्या होता है। जब हम कोई अध्ययन करते हैं या व्यवहार का अध्ययन करते हैं और हम उसको एक नियंत्रित अवस्था में करते हैं तो हम उसको प्रयोग करते हैं। नियंत्रित अवस्था में जब हम अध्ययन को करते हैं या निरीक्षण को करते हैं तो उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को यह समझना है कि नियंत्रित अवस्था क्या होता है। प्रयोग जब भी होता है तो वहां पे हम लोग वेरिएबल शब्द का यूज करते हैं, जिसको हिंदी में चर कहते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल पे ही अध्ययन होता है। चर किसे कहेंगे? इस संसार में जितने भी चीज है आप उसको चर कर सकते हैं, मगर इसमें एक कंडीशन है कि जिसमें परिवर्तन संभव हो और जिसको मापा जा सके। वेरिएबल इज एनी मेजरेबल एट्रीब्यूट विच कैन मेजर इज कॉल्ड वेरिएबल। जिसमें परिवर्तन संभव हो और जिसको हम लोग माप सकते हैं उसको हम लोग चर कहते हैं। यहाँ पे देखना है कि चर तीन प्रकार का होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरा कंट्रोल वेरिएबल, जिसको एक्स्ट्रानियस वेरिएबल भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं? प्रयोगकर्ता जिस चर में अपने सुविधा के अनुसार जोड़ तोड़ करता है उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ता है। मतलब जिस चर को प्रयोगकर्ता जिसका अध्ययन करना चाहे, जिसका अध्ययन नहीं करना चाहे, अपने अध्ययन के मुताबिक चर में जब जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन किया जाता है वैसे वेरिएबल को हम लोग इंडिविजुअल वेरिएबल कहते हैं, और इसी का प्रभाव हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल पे अध्ययन करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर, वैसा चर जिसके बारे में प्रयोगकर्ता पूर्व कथन करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल में पड़ेगा। लास्ट कंट्रोल वेरिएबल, जिस चर को प्रयोगकर्ता, जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रयोगकर्ता डिपेंडेंट वेरिएबल पे पढ़ने से रोकता है वैसे चर को हम लोग कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि कोई प्रयोग करता है और वह लाइट का अध्ययन करना चाहता है कि प्रोडक्शन पे लाइट का क्या प्रभाव है। तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग सिर्फ लाइट ही नहीं, टेम्परेचर हो, नॉइज हो, बहुत सारी चीजों का प्रभाव ह्यूमन बीइंग पे पड़ता है। तो प्रोडक्शन पे इन चीजों का भी प्रभाव पड़ेगा, मगर यहाँ पर वो प्रयोगकर्ता का लक्ष्य क्या है कि उसको प्रकाश का अध्ययन, लाइट का अध्ययन करना है कि प्रोडक्शन पे क्या पड़ता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर देते हैं। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर को कम ज्यादा कर रहे हैं, वहां सिर्फ लाइट को हम लोग कम ज्यादा करके देखेंगे। टेम्परेचर को एक नियमित टेम्परेचर बना देंगे कि इतना ही टेम्परेचर पे जो भी समूह है काम करेगा। नॉइज को कंट्रोल कर देंगे। तो वैसे यहाँ पे नॉइज और टेम्परेचर आपका कंट्रोल हो गया, और हम लोग लाइट का अध्ययन कर रहे हैं तो लाइट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और प्रोडक्शन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में और मेथड जो बाकी है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका चर्चा करेंगे। धन्यवाद।